हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा वीडियो हिंदी पेडागोजी से है। इस वीडियो में हम हिंदी पेडागोजी के कुछ प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को कवर कराएंगे। तो आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिएगा। ये सारे क्वेश्चन जो है तो 14 दिसंबर को जो आने वाला सीटेट एग्जाम है उस एग्जाम के लिए सारे क्वेश्चन जो है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए देखिए, इसमें पहला वाला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। तो सबसे पहला वाला क्वेश्चन ये है कि नीचे कक्षा 8 के शिक्षार्थियों के लिए प्रदत्त कार्य यानी असाइनमेंट कार्य का उल्लेख है। इसे किस तरह का लेखन कहेंगे? आप इसे जो है तो किस तरह का लेखन कहेंगे? उसके बाद में है कि जोड़ों में बैठकर चर्चा करो, यानी दो दो लोग बैठकर चर्चा करो। अब मुख्य बिंदुओं को लिख लो, यानी जो मेन पॉइंट है उसे आप लिख लो, और विषय के पक्ष तथा विपक्ष के लिए दो दो तर्क देते हुए एक अच्छा लेख तैयार करो। यानी विषय के जो है पक्ष तथा विपक्ष जो है तो उसको जो है उसके लिए दो दो तर्क देते हुए एक अच्छा लेख तैयार करें। अब देखिए कि विश्व के सभी देशों को जलवायु परिवर्तन प्रभावित कर रहा है, यह विषय है। तो देखिए कि विश्व के सभी देशों को जलवायु परिवर्तन बिल्कुल प्रभावित करता है। अब देखिएगा कि यह विषय क्या है। तो पहला वाला ऑप्शन चलिए देखिए कि यह विषय जो है कि तर्कमूलक लेखन होगा, या कि वर्णनात्मक लेखन होगा, या कि सी वाला है कि रचनात्मक लेखन होगा, या नेक्स्ट वाला देखिएगा कि व्याख्यात्मक लेखन होगा। तो चलिए देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कि यह विषय जो है तर्कमूलक लेखन होगा। यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आइए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि शबाना अपनी कक्षा में पाठ्य सामग्री में आई व्याकरण और संपदा की व्याख्या करने के लिए विद्यार्थियों के घर की भाषा या मुख्य भाषा का प्रयोग करती है। बिल्कुल सही कर रही है। शबाना जो है तो एक टीचर है, एक अध्यापिका है। वो अपनी कक्षा में पाठ्य सामग्री में आई व्याकरण और संपदा की व्याख्या करने के लिए तो विद्यार्थियों के घर की भाषा या मुख्य भाषा का प्रयोग करती है। उसके बाद में वह उन्हें अनुवाद करने में मदद करती है। यानी उस भाषा का प्रयोग करके वो जो है तो बाद में अनुवाद करने में विद्यार्थियों की मदद करती है। अब शबाना अपने विद्यार्थियों को अंग्रेजी सीखने में किस विधि का अनुसरण कर रही है? यानी शबाना जो है तो अपने विद्यार्थियों को, अपने शिक्षार्थियों को उन्हें अंग्रेजी सिखाने में तो वो किस विधि का अनुसरण कर रही है? तो चलिए ऑप्शन में देखिएगा। तो पहला वाला ऑप्शन है कि संरचनात्मक विधि, यानी शबाना जो है तो शिक्षार्थियों को अंग्रेजी सिखाने में संरचनात्मक विधि का अनुसरण कर रही है, या अगला है कि संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण विधि का अनुसरण कर रही है, या नेक्स्ट है कि व्याकरण अनुवाद विधि का, या अगला वाला देखिएगा ऑप्शन है कि प्रत्यक्ष विधि का। तो देखिए कि शबाना जो है तो अपने शिक्षार्थियों को व्याकरण अनुवाद विधि का अनुसरण कर रही है। यानी भाषा सिखाने में जो है, हिंदी से अंग्रेजी भाषा सिखाने में जो है तो वो व्याकरण अनुवाद विधि का अनुसरण कर रही है। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आइए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भाषाई विकास के दौरान बच्चे का भाषा सीखने का सही क्रम क्या है? यानी भाषाई विकास के दौरान तो एक बच्चे का भाषा सीखने का सबसे सही क्रम क्या है? तो पहले वाले ऑप्शन देखिएगा। तो पहला है कि बोलना, सुनना, लिखना या पढ़ना। यानी भाषाई विकास के दौरान तो बच्चे का भाषा सीखने का सही क्रम जो होगा तो वो होगा, पहले वो बोलेगा, फिर सुनेगा, फिर लिखेगा या फिर पढ़ेगा। उसके बाद देखिएगा अगला वाला ऑप्शन है कि लिखना, पढ़ना, बोलना या सुनना। यानी बच्चा सबसे पहले लिखेगा, फिर पढ़ेगा, उसके बाद बोलेगा, उसके बाद में सुनेगा, ये सही होगा। या नेक्स्ट है कि सुनना, बोलना, पढ़ना या लिखना, या अगला वाला देखिएगा कि पढ़ना, लिखना, सुनना या बोलना। तो देखिए भाषाई विकास के दौरान तो बच्चे का भाषा सीखने का जो सही क्रम होगा तो वो ये होगा कि सबसे पहले होगा सुनना। यानी सबसे पहले भाषा सुनेगा बच्चा, उसके बाद सुनकर तब बोलेगा, उसके बाद में पढ़ेगा, तब लिखेगा। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि त्रिभाषा सूत्र में प्राथमिक स्तर पर किस भाषा शिक्षण को प्राथमिकता दी जाती है? त्रिभाषा सूत्र में जो है तो प्राथमिक स्तर पर किस भाषा शिक्षण को प्राथमिकता दी जाती है? तो पहला है अंग्रेजी को, यानी त्रिभाषा सूत्र में तो प्राथमिक स्तर पर अंग्रेजी भाषा को जो है प्राथमिकता दी जाती है, या नेक्स्ट है कि संस्कृत भाषा को, या मातृभाषा को, या विदेशी भाषा को। तो देखिएगा कि त्रिभाषा सूत्र में तो प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा को प्राथमिकता दी जाती है, यानी मदर टंग। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
अब चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अधिगम का कौन सा मत इस बात में विश्वास रखता है कि मौखिक या अमौखिक भाषा आदत निर्माण की प्रक्रिया के माध्यम से आती है। यानी अधिगम का सीखने का कौन सा मत जो है तो इस बात में विश्वास रखता है कि मौखिक या अमौखिक भाषा जो है तो आदत निर्माण की प्रक्रिया के माध्यम से आती है। तो पहला है उपयोगितावाद, या फिर व्यवहारवाद, या है कि संज्ञानात्मकवाद, या अगला वाला ऑप्शन देखिएगा कि अंतःक्रियात्मकवाद। तो देखिए इसमें कहा क्या गया है कि अधिगम का कौन सा मत जो है, यानी कौन सा मत जो है, सीखने का कौन सा मत जो है तो इस बात में विश्वास रखता है कि मौखिक या अमौखिक भाषा जो है तो वो आदत निर्माण की प्रक्रिया के माध्यम से आती है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यवहारवाद। अब आइए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि यदि शिक्षक को एक विद्यार्थी के उत्पाद यानी प्रोडक्ट या प्रक्रिया के प्रत्येक हिस्से का मूल्यांकन करना है तो किस प्रकार का उपकरण अधिक प्रभावशाली होगा। यानी एक टीचर को जो है तो किसी एक विद्यार्थी के उत्पाद या प्रक्रिया के प्रत्येक हिस्से का देखिएगा कहा गया है इसमें मूल्यांकन करना है तो किस प्रकार का उपकरण जो है तो सबसे अधिक प्रभावशाली होगा। तो पहले वाले ऑप्शन में देखिएगा कि जांच सूची, या फिर समग्रता के साथ रूब्रिक्स, या नेक्स्ट है कि विश्लेषणात्मक रूब्रिक्स, या अगला वाला देखिएगा कि पोर्टफोलियो। तो इसमें देखिए कहा क्या गया है कि यदि शिक्षक को एक विद्यार्थी के उत्पाद, इसमें पूछा गया उत्पाद या प्रोडक्ट या प्रक्रिया के प्रत्येक हिस्से का मूल्यांकन करना है तो किस प्रकार का उपकरण जो है तो अधिक प्रभावशाली होगा। तो इसमें देखिएगा कि सबसे अधिक प्रभावशाली उपकरण जो होगा तो वो होगा समग्रता के साथ रूब्रिक्स, यानी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर कहा गया होता कि जो है बच्चे के बारे में संपूर्ण जानकारी किसके द्वारा प्रदान की जाती है या किस प्रक्रिया के माध्यम से हम प्रदान कर सकते हैं तो उसमें हो जाएगा पोर्टफोलियो इसमें जो होगा। लेकिन इसका जो है इस क्वेश्चन को जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समग्रता के साथ रूब्रिक्स। अब चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वे कथन क्या कहलाते हैं जिनके माध्यम से यह बताया जाता है कि विद्यार्थियों को किस प्रकार का ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण कक्षा या पाठ्यक्रम के अंत तक हासिल कर लेना चाहिए। यानी ऐसे कथन जो है तो क्या कहलाते हैं, यानी वे कथन जो है तो क्या कहलाते हैं कि जिनके माध्यम से यह बताया जाता है कि विद्यार्थियों को किस प्रकार का ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण कक्षा या पाठ्यक्रम के अंत तक हासिल कर लेना चाहिए। तो पहला वाला ऑप्शन देखिएगा कि साहित्यिक प्रतिफल, या फिर संख्यात्मक प्रतिफल होगा, या अगला है कि अधिगम प्रतिफल यानी सीखने के प्रतिफल, या शिक्षण प्रतिफल। तो इसमें कहा गया है कि शिक्षार्थी के लिए कहा गया है कि शिक्षार्थी जो है विद्यार्थियों को जो है तो किस प्रकार का ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण कक्षा या पाठ्यक्रम के अंत तक हासिल कर लेना चाहिए। यानी शिक्षार्थियों को तो किस प्रकार का ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण कक्षा या पाठ्यक्रम के अंत में तो हासिल कर लेना चाहिए। यानी वो माध्यम जो है तो वो माध्यम क्या कहलाता है तो देखिएगा कि वो माध्यम कहलाता है अधिगम प्रतिफल यानी सीखने का प्रतिफल। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिएगा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि यदि शिक्षक कक्षा में श्यामपट्ट पर विषय शीर्षक लिखकर विद्यार्थियों से शीर्षक से संबंधित शब्दों तथा संकल्पनाओं को समूह में व्यवस्थित करने के लिए कहता है तो बताएं कि शिक्षक क्या कर रहा है। तो देखिए कि यदि शिक्षक कक्षा में श्यामपट्ट पर विषय शीर्षक लिखकर विद्यार्थियों से शीर्षक से संबंधित शब्दों तथा संकल्पनाओं को समूह में व्यवस्थित करने के लिए कहता है तो इसमें बताना है कि शिक्षक क्या कर रहा है। तो चलिए देखिएगा। तो पहला वाला ऑप्शन है कि शब्दों का मानचित्रण, यानी शिक्षक शब्दों का मानचित्रण कर रहा है, या फिर मानस मंथन कर रहा है, या स्वतंत्र संबद्धता कर रहा है, या अगला वाला ऑप्शन देखिएगा कि तुरंत लेखन कर रहा है। तो देखिए इसमें कहा गया है कि यदि शिक्षक कक्षा में श्यामपट्ट पर विषय शीर्षक लिखकर विद्यार्थियों से शीर्षक से संबंधित
शब्दों तथा संकल्पनाओं को समूह में व्यवस्थित करने के लिए कहता है। तो इसमें आपको बताना है कि वो शिक्षक जो है तो क्या कर रहा है। तो वो शिक्षक जो है तो शब्दों का मानचित्रण कर रहा है, यानी मैप के माध्यम से वो समझा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आइए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि नीचे कक्षा 8 के शिक्षार्थियों के लिए प्रदत्त कार्य का उल्लेख है, इसे किस तरह का लेखन कहेंगे? जोड़ों में बैठकर चर्चा करो तथा मुख्य बिंदुओं को लिख लो और विषय के पक्ष तथा विपक्ष के लिए दो दो तर्क देते हुए एक अच्छा लेख तैयार करें तथा विश्व के सभी देशों की जलवायु परिवर्तन को प्रभावित कर रहा है यह विषय है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा तर्कमूलक लेखन। अब आइए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिएगा। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ये है कि अभिनव की प्रथम भाषा भोजपुरी है, यानी अभिनव एक छात्र है, उसकी प्रथम भाषा पहली भाषा जो है तो भोजपुरी है। वह तमिलनाडु गया, अब वह भोजपुरी नहीं बोलता है और अपने साथियों से केवल अंग्रेजी में ही बोलता है। जब नई द्वितीय भाषा प्रथम भाषा का स्थान ले लेती है तो वह स्थिति किस बात की द्योतक है, यानी वो स्थिति जो है तो किस बात की जो है द्योतक होती है, यानी किस बात को प्रदर्शित करती है कि देखिएगा अभिनव की पहली भाषा जो थी तो वो भोजपुरी थी, प्रथम भाषा उसकी भोजपुरी थी, लेकिन जब वो तमिलनाडु गया तो वो भोजपुरी नहीं बोलता, यानी वो भोजपुरी भूल चुका है, भोजपुरी नहीं बोलता है और वह अपने साथियों से केवल अंग्रेजी में ही बात करता है। जब नई द्वितीय भाषा प्रथम भाषा का स्थान ले लेती है तो वो ऐसी स्थिति जो है तो किस बात का जो है द्योतक होती है, यानी ऐसी स्थिति तो क्या कहलाती है? तो चलिए देखिएगा, पहला वाला ऑप्शन है कि कोड मिक्सिंग, यानी ऐसी स्थिति कोड मिक्सिंग कहलाएगी, या ऋणात्मक द्विभाषावाद कहलाएगी, या कोड स्विचिंग कहलाएगी ऐसी स्थिति, या नेक्स्ट है कि कोड मैट्रिक्स कहलाएगी। तो देखिए कि अभिनव की जो है तो प्रथम भाषा भोजपुरी थी, किंतु वो जो है तो भोजपुरी भूल चुका है, उसे जो है भोजपुरी नहीं याद है, अब केवल वो अंग्रेजी में बोलता है। यानी जब पहली भाषा जब भूल जाता है कोई बच्चा और दूसरी भाषा ही केवल बोलता है तो उसे कहा जाता है ऋणात्मक द्विभाषावाद, यानी ऐसी सिचुएशन में ऐसी भाषा को जो कहा जाएगा तो ऋणात्मक द्विभाषावाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिएगा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित प्रश्न किस प्रकार के लेखन के अंतर्गत आएगा? तो पहला वाला देखिएगा कि कल्पना करें कि आप एक कहानी का वृतांत सुना रहे हैं, उस दिन की घटना और अपनी भावनाओं को आधार बनाकर अपने मित्र को पत्र लिखें। यानी कल्पना करें कि आप एक कहानी का वृतांत सुना रहे हैं, अब उस दिन की घटना और अपनी भावनाओं को जो है तो आधार बनाकर अपने मित्र को पत्र लिखें। तो देखिएगा कि ये जो है तो किस लेखन के अंतर्गत में आएगा? तो पहला है कि वर्णनात्मक लेखन के, या फिर पत्र लेखन के, या अगला है कि एक्स्ट्रोपोलेटिव लेखन के, या अगला वाला है कि कल्पनात्मक लेखन के। तो देखिए कि ऐसी जो है ये लेखन जो है, यानी इसमें कहा गया है कि कल्पना करें कि आप एक कहानी का वृतांत सुना रहे हैं और उस दिन की घटना और अपनी भावनाओं को आधार बनाकर अपने मित्र को पत्र लिखें। अब जो है इस तरह का जो लेखन कहलाएगा तो इस तरह के लेखन को कहा जाता है एक्स्ट्रापोलेटिव लेखन, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिएगा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अध्यापिका प्रक्रिया आधारित लेखन उपागम का प्रयोग कर रही है। एक अध्यापिका जो है तो वो प्रक्रिया आधारित लेखन उपागम का प्रयोग कर रही है। लेखन के पूर्व गतिविधि के दौरान वह किस युक्त का अनुसरण कर सकती है? यानी लेखन के पूर्व, लेखन के पहले तो गतिविधि के दौरान तो वो किस युक्त का अनुसरण कर सकती है? तो पहला वाला ऑप्शन है कि मानस मंथन का, या समीक्षा करना का, या नेक्स्ट वाला है कि संपादन का, या अगला है कि पुनरावृत्ति का। तो देखिएगा इसमें कि अध्यापिका जो है तो प्रक्रिया आधारित लेखन उपागम का प्रयोग कर रही है। अब लेखन के पहले इसमें कहा गया है, लेखन के पहले की गतिविधि के दौरान तो वो किस युक्त का अनुसरण कर सकती है? यानी ऐसी सिचुएशन में जो अध्यापिका है तो मानस मंथन युक्त का अनुसरण कर सकती है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आइए देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भाषा का विचार पर प्राधान्य आधिपत्य है, यह किसके द्वारा समर्थित है? यानी भाषा का विचार जो है
तो प्राधान्य आधिपत्य है। अब इस यह जो है तो ये किसके द्वारा समर्थित है, यानी ये किसके द्वारा कहा गया है। तो पहला वाला ऑप्शन है कि बेंजामिन वार्फ के द्वारा कहा गया है, या बी है कि पियाजे के द्वारा, या वाइगोत्स्की के द्वारा कहा गया है, या फिर अगला है कि स्किनर के द्वारा कहा गया है। तो देखिए कि भाषा का विचार पर प्राधान्य आधिपत्य है, यह जो है तो ये समर्थित है बेंजामिन वार्फ पर, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिएगा। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ये है कि शिक्षिका मुद्रित विषय सामग्री में परिचित शब्दों की सटीक और निपुणता से भरी पहचान की क्षमता को बढ़ाने पर ध्यान दे रही है। अब ये शब्द है, एक शिक्षिका जो है तो वह मुद्रित विषय सामग्री में तो परिचित शब्दों की सटीक और निपुणता भरी पहचान की क्षमता को बढ़ाने पर ध्यान दे रही है। तो ये शब्द जो है तो ये शब्द कैसा शब्द होगा। तो पहला वाला ऑप्शन देखिएगा कि सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाले शब्द होंगे, या विषय वस्तु के शब्द होंगे, या कठिन शब्द होंगे, या निष्क्रिय शब्द होंगे। तो देखिएगा कि शिक्षिका जो है तो मुद्रित विषय सामग्री में परिचित शब्दों की सटीक और निपुणता भरी पहचान की क्षमता को बढ़ाने पर ध्यान दे रही है। तो ये शब्द जो होंगे तो ये शब्द होंगे सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाले शब्द होंगे, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिएगा। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि समग्र भौतिक प्रक्रिया के बारे में कथनों को ध्यान में रखें। अब पहला वाला देखिएगा, तो पहला वाला ए वाला है कि गत्यात्मक गतिविधि के साथ मौखिक अभ्यास से सफल प्रत्यास्मरण की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। उसके बाद बी है कि द्वितीयक भाषा अर्जन बच्चे को प्रथम भाषा अर्जन के समांतर प्रक्रिया है। अब देखिएगा कि इसमें कौन सा सही है, यानी समग्र भौतिक प्रक्रिया के बारे में कथनों को ध्यान में रखना है। उसके बाद में तो पहला वाला ए वाला दिया गया है कि गत्यात्मक गतिविधि के साथ तो मौखिक अभ्यास से सफल प्रत्यास्मरण की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, बिल्कुल बढ़ जाती हैं। गत्यात्मक गतिविधि के दौरान तो गत्यात्मक गतिविधि के साथ मौखिक अभ्यास से जो सफल प्रत्यास्मरण की संभावनाएं तो बिल्कुल बढ़ जाती हैं। अब देखिए दूसरा है कि द्वितीय भाषा अर्जन बच्चे को प्रथम भाषा अर्जन के समांतर प्रक्रिया है, तो बिल्कुल ये भी सही हो जाएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ए और बी जो है तो दोनों सही है। अगर यहाँ पर जो है ए वाले में गत्यात्मक गतिविधि के साथ मौखिक अभ्यास में असफल होता, यानी सफल की जगह असफल होता, तो असफल प्रत्यास्मरण की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो इसमें जो है ए वाला गलत हो जाता है, लेकिन इसमें देखिएगा दिया गया है कि सफल प्रत्यास्मरण की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जो है तो ए और बी जो है तो दोनों सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ये है कि अर्थ क्रियात्मकता यानी प्रागैमेटिक्स की जो है अर्थ क्रियात्मकता डॉट डॉट की ओर संकेत करता है, यानी अर्थ क्रियात्मकता प्रागैमेटिक्स डॉट डॉट की ओर संकेत करता है। तो देखिए कि अर्थ क्रियात्मकता किसकी ओर संकेत करता है। तो पहला वाला ऑप्शन है कि भाषा के सामाजिक नियम की ओर, या बी है कि विद्यालयी भाषा की नीति की ओर, या अगला वाला देखिएगा कि विद्यालय के अनुदेशन की भाषा की ओर, या डी है कि शैक्षणिक भाषा की ओर। तो इसमें कहा गया है कि अर्थ क्रियात्मकता यानी प्रागैमेटिक्स की जो है प्रागैमेटिक्स डॉट डॉट की ओर संकेत करता है। तो देखिए कि अर्थ क्रियात्मकता यानी प्रागैमेटिक्स तो ये भाषा के सामाजिक नियम की ओर संकेत करता है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिएगा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कौन सी पद्धति लिखित भाषा की अपेक्षा मौखिक भाषा पर अधिक बल देती है, यानी ऐसी कौन सी पद्धति जो है तो वो लिखित भाषा की अपेक्षा मौखिक भाषा पर अधिक बल देती है। तो पहला है कि श्रव्य भाषा पद्धति, या बी है कि व्याकरण अनुवाद पद्धति, या संरचनात्मक उपागम, या निगमन पद्धति। तो देखिए इसमें कहा गया है कि ऐसी कौन सी पद्धति है जो है कि ऐसी कौन सी पद्धति जो लिखित भाषा की अपेक्षा मौखिक भाषा पर अधिक बल देती है। तो देखिएगा जाहिर सी बात है इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रव्य भाषा पद्धति, यानी श्रव्य भाषा यानी जब आप सुनेंगे तो ये सुनने वाली भाषा तो ये मौखिक भाषा पर अधिक बल देती है, सुनकर बोलना तो ये जो है मौखिक भाषा पद्धति पर अधिक बल देती है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए व्याकरण अनुवाद पद्धति में, तो व्याकरण अनुवाद पद्धति में तो बिल्कुल आपको बोलना नहीं है। संरचनात्मक उपागम, इसमें भी नहीं जो है बोलना है। अब देखिएगा निगमन पद्धति, तो निगमन पद्धति जो है, तो निगमन जो है तो नियमों से, ये निगमन पद्धति जो है तो नियमों से उदाहरण की ओर ले जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रव्य भाषा पद्धति। अब आइए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि साक्षरता अर्जित करने के लिए किसमें निपुणता यानी मास्टरी होनी चाहिए। अब साक्षरता अर्जित करने के लिए इसमें कहा गया है कि किसमें निपुणता यानी मास्टरी आपकी होनी चाहिए। तो पहला है कि ध्वन्यात्मक जागरूकता, यानी ध्वन्यात्मक जागरूकता में आपकी मास्टरी होनी चाहिए साक्षरता अर्जित करने के लिए। या नेक्स्ट वाला है दृश्य शब्दावली और प्रतिमानों की पहचान में, या डिकोडिंग और भाषा अवबोधन में, या जो है डी है कि सटीकता और ध्वन्यात्मक बोध में। तो देखिएगा कि साक्षरता अर्जित करने के लिए इसमें कहा गया है कि किसमें निपुणता यानी मास्टरी होनी चाहिए आपकी। तो साक्षरता अर्जित करने के लिए डिकोडिंग और भाषा अवबोधन में मास्टरी होनी चाहिए, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।